एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और रिवीजन भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो आज मैं आपके सामने रिवीजन की सीरीज़ में एक टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग के हम लोग फुल नोट्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऑडिटिंग में हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, तो ऑडिटिंग का जो मीनिंग है, ये डेफिनेशन है, तो ऑडिटिंग किस वर्ड से डराइव किया गया है? दैट इज लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा? ऑडायर। ऑडायर का मतलब है टू हियर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में भी कि ऑडिटिंग का क्या मतलब है, ऑडायर का मतलब क्या है। तो वहाँ पे ऑप्शन में था टू हियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ऑडिटिंग क्या होता है? तो ऑडिटिंग क्या किया जाता है? ऑडिटिंग में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज करने के लिए, उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए ऑडिटिंग की जाती है। ठीक है, ताकि हमें पता चले क्या जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनकी ट्रू एंड फेयर व्यू, जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू और फेयर व्यू हमें पता चले, उसकी बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस की जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके बारे में हमें पता चल सके। ऑडिटिंग का मतलब बेसिकली यही होता है, ताकि हम क्या है पता लगा सके उसकी एक्यूरेसी, उसकी एडुकेसी एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डाटा। ठीक है, ये सब के बारे में हमें पता लग सके। बेसिकली ट्रू एंड फेयर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया मीनिंग, वो आप देख लीजिए। ऑडिटिंग क्या है? सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो कि रिकॉर्ड्स और रिलेटेड ऑपरेशन जो भी होते हैं उससे उनको गैप के साथ मैच करने की कोशिश करती है, जो कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने ऑडिटिंग का अकाउंट जो भी प्रिपेयर किए गए हैं वो हमारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं है। उसके बाद आ जाता है ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसमें चेक करते हैं कि जो भी बिजनेस में एडवांसमेंट्स हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग हमने उसके ऑब्जेक्टिव को चेक करना है। ठीक है, पहले इसका ऑब्जेक्टिव होता है जस्ट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें दो मेन ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, दैट इज मेन ऑब्जेक्टिव और सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग इज टू फाइंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमने फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ताकि क्या है उससे हमें ट्रू एंड फेयर व्यू, बिजनेस का ट्रू और फेयर व्यूज़ की ट्रांजैक्शन का हमें पता चल सके। बात समझ में आई? जो भी बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो ट्रू और फेयर व्यू बता रही हैं या नहीं। ठीक है, जो भी उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, पोजीशन है हमारे बिजनेस की, वो ट्रू है, सच है, फेयर है, उसमें कोई बेईमानी, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, दैट इज रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव है, हम जल्दी जल्दी से डिस्कस ही कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहला है हमारा सब्सिडियरी में डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। ठीक है, यही जैसे मैंने आपको बात बताई कि इसमें किस चीज़ से डिटेक्शन की जाती है, बचा जाता है फ्रॉड्स की, कोई फ्रॉड ना हो उसमें। ठीक है, तभी ऑडिटिंग की जाती है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट की चेक किया जाता है। ठीक है, फ्रॉड का पता लगाया जा सके। ठीक है, तो फ्रॉड में किन चीज़ों को हम लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं? दैट इज मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड अल्टरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट की मैनिपुलेशन की गई है, कोई फॉल्सिफिकेशन किया गया है, कोई अल्टरेशन किए गए, तो उसका भी पता चल जाएगा। मिस अप्रोप्रिएशन है एसेट्स की, वो भी पता चल जाएगा। सप्रेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में कोई छेड़छाड़ की गई है, रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन विदाउट सब्सटेंसेस। ठीक है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो नहीं की गई है, ठीक है, जिस कोई हमारे पास प्रूफ ही नहीं है, या मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो भी हैं उसको गलत तरीके से अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का हमें कहाँ पे पता चलता है? ऑडिटिंग से। ठीक है, सेकंड है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। ठीक है, एक तो फ्रॉड से बचते हैं, दूसरा एरर्स, जो गलतियाँ हैं, जो त्रुटियाँ हो सकती हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम यही इंश्योर करते हैं कि कोई स्टेटमेंट जो मिस स्टेटमेंट ना हो, कोई भी एरर है वो इसे हम बाउचिंग के थ्रू, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेजर अकाउंट से या बाउचर्स के थ्रू हम उस इन्फॉर्मेशन को हम चेक कर सकते हैं और कोई भी एरर होने से उसको बचा सकते हैं, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है एरर को पहले से ही। ठीक, उसके बाद आती है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग को करवाना क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो ऑडिटिंग को क्यों करवाया जाता है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग कैन बी जस्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इवन दोज ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉट कवर्ड बाय कंपनीज एक्ट गेट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड। ठीक है, तो वो सभी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर कवर नहीं होती है, वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवा सकें। ठीक है, तो इसलिए ऑडिटिंग जरूरी हो जाता है। ठीक है, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कॉमर्शियल है या नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
पहला है ऑडिटेड अकाउंट्स हेल्प अ सोल ट्रेडर इन नोइंग द वैल्यू ऑफ द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल। ठीक है, तो अब जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो एकाकी व्यवसायी है, उसको भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाने का पूरा हक है। ठीक है, ताकि उसको क्या पता चले, उसके अपने बिजनेस की वैल्यू का पता चले कि सेल करने पर उसे उसकी बिजनेस की कितनी वैल्यू मिल सकती है। डिस्प्यूट ओवर, सेकंड है डिस्प्यूट ओवर करेक्टनेस ऑफ प्रॉफिट कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, अब प्रॉफिट या कोई डिस्प्यूट है उसको हम अवॉइड कर सकें। शेयर होल्डर्स हु डू नॉट नो अबाउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कैन जज द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑडिटेड अकाउंट्स। ठीक है, तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो डे टू डे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंपनी की, उसके बारे में भी वो जज कर सकते हैं कि किस तरह का मैनेजमेंट है कंपनी में। ठीक है, अगर वो ऑडिट हो जाएगा तो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ है इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट को एरर्स और फ्रॉड्स, कोई भी वहाँ पे कोई धोखाधड़ी ना हो, उस चीज़ का भी पता कहाँ से चलता है, ऑडिटिंग से। मैनेजमेंट गेट एडवाइस ऑन फाइनेंशियल अफेयर्स फ्रॉम द ऑडिटर। अब ऑडिटर से मैनेजमेंट को क्या है, एडवाइस मिल जाती है फाइनेंशियल अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स डिपेंड्स ऑन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाइल टेकिंग डिसीजन टू ग्रांट क्रेडिट टू बिजनेस हाउसेस। ठीक है, अब जो भी क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म्स मींस जिन लोगों ने बिजनेस हाउसेस को लोन देना है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के पता लगा सकते हैं ना कि वो उनका लोन वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो ऑडिटर हो गए, वहाँ पे उनकी ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी उन्हें, तो वो उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि उन्होंने बिजनेस हाउसेस को क्या है, क्रेडिट या उधार ग्रांट करना है या नहीं करना है। उसके बाद आ जाता है टैक्सेशन अथॉरिटीज़ डिपेंड ऑन ऑडिटेड स्टेटमेंट इन assessing the income tax, sales tax, wealth tax और liability of a बिजनेस। ठीक है, तो अब जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं वो भी ऑडिटेड, जो भी ऑडिट स्टेटमेंट्स है ऑडिटिंग के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि उन्होंने कितना इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स या वेल्थ टैक्स लेना है, या बिजनेस की क्या लाइबिलिटी बनी है। क्लियर। उसके बाद है ऑडिटेड अकाउंट्स आर यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट वाइल ग्रांटिंग सब्सिडीज़। अब गवर्नमेंट ने किसी को सब्सिडी वगैरह ग्रांट करनी है, तो अगर अकाउंट्स ऑडिटेड होगी, ढंग से उनकी ऑडिटिंग की होगी, तो उनके लिए उस चीज़ के लिए उनको क्या है, ईजी रहेगा, उनके लिए ईजी रहेगा। इट कैन बी यूज बाय द इंश्योरेंस कंपनीज टू सेटल द क्लेम अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ लॉस बाय फायर। अगर कहीं पे लॉस बाय फायर है, फायर की वजह से लॉस हो जाता है, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भी क्लेम को सेटल करने में क्या है, ऑडिटिंग से हेल्प मिलती है। वहाँ पे अकाउंट्स के बारे में उनको पहले से नॉलेज होता है। ऑडिटेड अकाउंट्स सर्व एज अ बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन इन केस ऑफ अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन के केस में जब उन्होंने परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करना है, तो वो ऑडिटेड अकाउंट्स के बेस पर भी उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट है it safeguards the interest of the workers because audited accounts are useful for the settling trade disputes for higher wages or bonus। ठीक है, जो भी wages जो वर्कर्स हैं ना, ठीक है, अगर वर्कर्स को कोई डिस्प्यूट रहेगा या वो हायर वेज की या बोनस की डिमांड करते हैं, तो क्या है, उन्हें ऑडिटेड अकाउंट से उस चीज़ का क्या है, उनको पता लगता रहेगा, उनका जो इंटरेस्ट है वो वहाँ पे सेफ रहेगा। बात समझ आई। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट कितने टाइप का है, पहला है बेस्ड ऑन ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पर पहला है ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप, तो इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स द ओनर हिमसेल्फ टेक्स द डिसीजन टू गेट द अकाउंट्स ऑडिट। जो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, वहाँ पे जो सिंगल पर्सन है वही उस चीज़ के बारे में डिसीजन लेगा कि अकाउंट्स को कैसे ऑडिट करवाना है, किस तरह से। ठीक है, तो सोल ट्रेडर विल डिसाइड अबाउट द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। वही उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में भी क्या करेगा, डिसाइड करेगा। ओके, देन सेकंड है ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में कोई भी किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो या पार्टनर्स के बीच में कोई डाउट ना रहे, तो पार्टनरशिप डीड में म्यूचुअली उसके बारे में बताया होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किस तरह से किया जाएगा। और अगर उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है, तो ऑडिटर क्या है, म्यूचुअल कंसेंट, सभी पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है। तो उसकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या रहेंगी, वो सब म्यूचुअली पार्टनर्स के द्वारा डिसाइड की जाएंगी एग्रीमेंट में। ठीक है, थर्ड वन है ऑडिट ऑफ कंपनीज। अब कंपनीज का ऑडिट कैसे है, थी अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट जो है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया इज कंपलसरी। अब कंपनीज का जो ऑडिट है वो तो कंपलसरी ही है, वो तो उनको करवाना ही पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज प्रोफेशनली क्वालिफाइड इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वो कंपनीज का ऑडिट करेंगे। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 1930 फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट कंपलसरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो पहली बार जो है 1930 में जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ऑडिट जो है वो कंपलसरी किया गया था। ठीक है, फ्रॉम अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, जो कि एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट है, कोई भी ऑडिट का काम नहीं कर सकता है, उसके लिए एक अकाउंटेंट का क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, दैट मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो
अब इसमें 1956 और 2013 में कुछ उनकी राइट, ड्यूटी, क्वालिफिकेशन और पावर और लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। उसके बाद है ऑडिट ऑफ ट्रस्ट। अब ट्रस्ट की जो ऑडिट है वो किस तरह से की जाएगी? द बेनिफिशियरीज ऑफ द ट्रस्ट में नॉट हैव एक्सेस एंड नॉलेज ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, तो हो सकता है उनको नॉलेज ना हो। द ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड टू मैनेज एंड लुक आफ्टर द प्रॉपर्टी एंड बिजनेस ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, तो जो ट्रस्टीज होते हैं ना वो अपॉइंट करते हैं प्रॉपर्टी या बिजनेस को देखने के लिए। अकाउंट्स ऑफ द ट्रस्ट आर मेंटेन्ड एज पर द कंडीशन एंड टर्म्स ऑफ द ट्रस्ट डीड। ठीक है, ट्रस्ट डीड के ऊपर ही उस चीज़ के बारे में उसकी टर्म्स और कंडीशन को वहाँ पे डिफाइन किया होता है। द इनकम ऑफ द ट्रस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बेनिफिशियरीज। देयर आर मोर चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द इनकम्स इन ट्रस्ट डीड एज वेल एज द पब्लिक ट्रस्ट एक्ट प्रोवाइड द कंपल्सरी ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ट्रस्ट बाय क्वालिफाइड ऑडिटर। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि जो इनकम है ना वो हमारे जो भी बेनिफिशियरीज होते हैं ट्रस्ट के उनको सबको इक्वली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो हो सकता है वहाँ पे कुछ फ्रॉड या मिस एप्रोप्रिएशन हो जाए इनकम की। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि द पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कंपलसरी है बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना एक क्वालिफाइड ऑडिटर के थ्रू, जिससे कि ट्रू और फेयर जो है अकाउंट का व्यू वहाँ पे पता लग सके। उसके बाद फिफ्थ है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1920 के अकॉर्डिंग उनको भी ऑडिट करवाना ज़रूरी है। ठीक है, इट कंटेन्स वेरियस प्रोविजन और रेगुलेशन। अब इसमें बहुत सारे प्रोविजन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी चेंज वाइल अदर brought certain changes to it, the auditor of the cooperative society should have an expert knowledge of particular act। ठीक है, उसके पास क्या है, एक पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टडी बाय लॉज ऑफ सोसाइटी एंड मेक श्योर दैट अमेंडमेंट्स मेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन बाय लॉ हैव बीन ड्यूली रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ ऑफिस। कंपनीज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब जो कंपनीज एक्ट है ना वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के ऊपर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उसके लिए क्या है, कोई अथोराइज पर्सन जो है वो सोसाइटी के अकाउंट्स को चेक करेगा, ऑडिट करेगा। गवर्नमेंट ऑडिट को हम सबको पता है कि कौन करता है, अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो भी इस चीज़ को मेंटेन करता है। ठीक है, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स इज कवर्ड अंडर दिस हेडिंग। अ सेपरेट डिपार्टमेंट इज मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज कैग, जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं। तो यही हमारे जो भी ऑफिस और डिपार्टमेंट्स हैं उनके अकाउंट्स को क्या करता है, उनको स्ट्रिक्टली उनको रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके उनको ऑडिट का काम करता है। बेस्ड ऑन टाइम के आधार पर क्या है, इंटरिम ऑडिट कौन सा है, जो कि 2 एनुअल ऑडिट्स के बीच में जो टाइम होता है दैट इज इंटरिम ऑडिट। ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑडिट किया जाता है दैट इज इंटरिम ऑडिट। उसके बाद कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या है, जिसमें कि थ्रू आउट द ईयर रेगुलर बेसिस पर शॉर्ट इंटरवल्स पर जो कॉन्टिन्यूसली ऑडिटिंग का काम किया जाता है, साथ साथ में जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है वैसे वैसे ही रेगुलरली वीकली हो सकता है। ठीक है, उस तरह से उसको ऑडिटिंग का काम किया जाता है, दैट इज। ठीक है, उसके बाद है फाइनल ऑडिट क्या है, जो कि फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के बाद ही बनाया जाता है, जो कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड में उसको बनाया जाता है। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट का ऑडिट क्या है, वेरिफिकेशन किस चीज़ की करनी है, एसेट्स, लायबिलिटी, रिजर्व, सरप्लस, प्रोविजन एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसेस के बारे में क्या है, बैलेंस शीट में ऑडिट किया जाता है। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव के आधार पर इंटरनल ऑडिट। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है, इट एम्प्लाइज द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स बाय द स्टाफ ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस का स्टाफ ही क्या करता है, इंटरनल ऑडिट का काम करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अकाउंटिंग और फाइनेंशियल जो हमारे स्टेटमेंट हैं उनके बारे में पता चल सके। ठीक है, तो स्टाफ के बीच में से ही, इंटरनल यानी कि स्टाफ के बीच में से ही जो एक प्रॉपर रखता हो, ठीक है, नॉलेज, वही उस चीज़ को ऑडिट कर सकता है। एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब है कि कुछ ऑडिट फर्म्स जो होती हैं जो ऑफर करती हैं ऑडिटिंग सर्विसेज, जिसमें एश्योरेंस सर्विसेज, कंसल्टेंट सर्विस, टैक्स कंसल्टेंट सर्विस, लीगल सर्विसेज, फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट एडवाइजरी को शामिल किया जाता है, जो कि क्या है, एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है, बिजनेस के अंदर से क्या नहीं है, वो स्पेशली क्या है, वो यही सर्विसेज ऑफर करती हैं, तो वो आ जाती हैं एक्सटर्नल ऑडिट में। थर्ड वन है कॉस्ट ऑडिट मतलब कॉस्ट ऑडिट इज अ वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड एडहेरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान्स। तो जो भी कॉस्ट है उसके बारे में, उसकी वेरिफिकेशन को करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का काम किया जाता है।
सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट क्या है, जो कि क्या करता है, वेरिफिकेशन कंप्लायंस बाय द कंपनी ऑफ द वेरियस प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट अंडर रेलिवेंट लॉज, ठीक है, जो कि कंपनीज के वेरियस प्रोविजन या कंपनीज एक्ट के अंडर जो है काम करता है ऑडिट करने का, ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड्स अ बुक्स मेंटेन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग चेक करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं। उसके लिए किस चीज़ की अप्रूवल की ज़रूरत होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी लॉ बोर्ड ऑफ एंड अथॉरिटीज़ वर ऑब्टेन, ठीक है। तो उसके बाद है इंडिपेंडेंट ऑडिट। इंडिपेंडेंट ऑडिट क्या है, इट इज़ कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट और क्वालिफाइड ऑडिटर, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड ऑडिटर के द्वारा ये काम किया जाता है। द पर्पस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट इज टू सी वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू और फेयर व्यू, ठीक है, क्या वो ट्रू और फेयर व्यू बता रहे हैं या नहीं शो कर रहे हैं, पोजीशन या प्रॉफिट की क्या पोजीशन है वो कैसे बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है टैक्स ऑडिट, ठीक है। तो टैक्स ऑडिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के डेट में। टैक्स ऑडिट मोस्टली कवर्स इनकम रिटर्न्स, इनवॉइसेस, डेबिट क्रेडिट नोट्स एंड वेरियस करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो टैक्स ऑडिट इनोवेशन ऑफ 21st सेंचुरी, इट हैज़ एडेड वन मोर चैप्टर टू द प्रैक्टिस ऑडिटिंग। टैक्स ऑडिट इंश्योर वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो भी टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में कहाँ से पता चलता है, टैक्स ऑडिट में। अदर टाइप के भी कुछ ऑडिट हैं, कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है। दिस इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द एंटिटी ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये किसी भी डिपार्टमेंट या किसी एंटिटी के पॉलिसीज और प्रोसीजर को चेक करने के लिए कंप्लायंसेस ऑडिटिंग की जाती है। इट इज़ मोस्टली कॉमनली यूज इन रेगुलेटेड इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, वहाँ पे जो भी ऑडिट किया जाता है दैट इज कंप्लायंस ऑडिट। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑडिट। कंस्ट्रक्शन क्या है, मीन्स किसी कंस्ट्रक्शन या किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए कितनी कॉस्ट उसके ऊपर बैठी है, उस चीज़ को कहाँ पे ऑडिट किया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑडिट में। इट इंश्योर दैट द कॉस्ट इनकर्ड इज द प्रोडक्ट वर रीजनेबल। उसके ऊपर जो भी कॉस्ट की है, जो भी हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को प्राइसेस दिए हैं या कोई भी हमने पैसा वहाँ पे खर्च किया है, कोई भी ऑर्डर लिया है या कुछ भी है, तो उसके ऊपर जो भी पैसा खर्च किया गया है तो वो रीजनेबल है, उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो रीजनेबल है, वो कुछ भी फालतू नहीं है, रीजनेबल है सब। फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट क्या है, फेयरनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट विद एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फेयरनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। दिस इन्वॉल्व्स अ रिव्यू ऑफ द कंट्रोल्स ओवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा प्रोसेसिंग एंड एक्सेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट यानी कि प्रोसेसिंग एंड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। द इंटेंट इन स्पोर्ट एनी इशू इट कुड इम्पेयर द एबिलिटी ऑफ IT सिस्टम, ठीक है। तो IT सिस्टम में कोई भी इशू अगर होगा तो उस चीज़ को कहाँ पे पता लगाया जाएगा, इस ऑडिट में। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट। अब इन्वेस्टिगेटेड ऑडिट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, दैट इज़ व्हेन देयर इज़ अ सस्पिशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। जहाँ पे कुछ फ्रॉड हुआ या कोई इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी की गई है जहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, इन्वेस्टिगेटिव ऑडिटिंग का काम किया जाता है। उसके बाद ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट एनालिसिस ऑफ द गोल्स, प्लानिंग, प्रोसेसर, प्रोसीजर्स, रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो ये किस चीज़ के लिए किया जाता है कि बिजनेस के गोल, उसकी प्लानिंग प्रोसेस, उसकी प्रोसीजर, रिजल्ट को क्या है एनालाइज किया जा सके, ठीक। उसके बाद फोरेंसिक ऑडिट। फोरेंसिक ऑडिट क्या है, नॉर्मली परफॉर्म्ड बाय एन फोरेंसिक अकाउंटेंट। अब ये कौन इसको परफॉर्म करता है, फोरेंसिक अकाउंटेंट हु हैज़ अ स्किल इन बोथ अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, जिसको अकाउंटिंग का भी नॉलेज हो और इन्वेस्टिगेशन का भी नॉलेज हो, दैट इज़ फोरेंसिक ऑडिटिंग। उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करता है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटिटी रिक्वायर्स बाय लॉ और लोकल अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल ऑल बैंकिंग सेक्टर्स रिक्वायर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी ऑडिट बाय क्वालिफाइड ऑडिटर फर्म ऑथोराइज्ड बाय देयर सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब जो क्या है इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट में का मतलब है कि अब हर कोई जो बैंक है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कौन करेगा, जो क्वालिफाइड ऑडिटर होगा, जिसे किसने ऑथोराइज किया होगा, उसके सेंट्रल बैंक ने, तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा उस फर्म का, ठीक है। परफॉर्म्ड बाय एन एक्सटर्नल ऑडिट। तो एक्सटर्नल ऑडिट फर्म्स के द्वारा ही ये किया जाता है, कोई भी बिजनेस के अंदर से ये ऑडिटिंग का काम नहीं करता। उसके बाद स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑडिट असाइनमेंट दैट नॉर्मली डन बाय इंटरनल ऑडिटर। अब स्पेशल ऑडिट क्या है, जो इंटरनल ऑडिटर के द्वारा ही किया जाता है। दैट दिस हैज़ हैपेंड व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम या केस ऑकर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक फ्रॉड, बिजनेस केस और अदर स्पेशल केस। कोई भी ऐसा केस हो सकता है जो कि फॉर एग्जांपल कोई पेरोल में कोई डिपार्टमेंट कोई इशू आ गया है, तो उसको चेक करने के लिए क्या है, हमारा डायरेक्टर जो कमेटी है वही उस चीज़ को चेक करेगी। CEO वगैरह जो है वो उसी को ऑडिट करेंगे और
चेक करने का, पता लगाएंगे कि स्टाफ में किस पर्सन ने वहाँ पे क्या है फ्रॉड करने की कोशिश की है। उसके बाद ऑडिटर कौन होता है, तो ऑडिटर कौन है, वो पर्सन है, ऑथराइज पर्सन है टू रिव्यू एंड वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड एंश्योर दैट कंपनीज कंप्लाई विद टैक्स लॉज। तो जो बताता है कि कंपनीज जो है वो टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपने फाइनेंशियल अकाउंट को प्रिपेयर किया है और उनकी एक्यूरेसी, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को उनको रिव्यू करता है, उनको वेरीफाई करने का काम करता है कौन, ऑडिटर। ठीक है, ये क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट अपनी देता है। क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, तो दैट इज ऑडिटर रिपोर्ट्स आर यूजुअली अकम्पनीड बाय एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, अब नॉर्मली क्या है वो जो रिपोर्ट देते हैं ऑडिटर, वो होती है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। दिस स्टेटमेंट कन्फर्म दैट द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कन्फर्म टू गैप विदाउट प्रोवाइडिंग जजमेंट और एन इंटरप्रिटेशन। अब ये बताती हैं कि जो भी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं वो गैप को फॉलो करके की, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही की है। व्हेन ऑडिटर इज अनेबल टू गिव एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे विल इशू अ क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, अगर वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे पाते हैं, दैट मीन्स वो क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन है। दैट मीन्स अ स्टेटमेंट सजेस्टिंग दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज लिमिटेड in scope and the company being audited has not maintained gap accounting principles। अब कंपनी क्या है वो उन्होंने गैप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया है, उन्होंने रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है, तब कौन सी ओपिनियन शो करेगा, दैट इज क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर कितने टाइप के होते हैं, इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, कौन से होते हैं, दैट इज हायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड इन हाउस इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल बिजनेस एक्टिविटीज। इंटरनल का मतलब जो कि बिजनेस से ही हमारे अंदर से ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही हायर की जाते हैं, दैट इज इंटरनल ऑडिटर्स। एक्सटर्नल कौन से होते हैं, जो यूजुअली वर्क इन कंजक्शन विद गवर्नमेंट एजेंसीज, जो गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करते हैं। दे आर टास्क्ड विद प्रोवाइडिंग एन ऑब्जेक्टिव पब्लिक ओपिनियंस कंसर्निंग ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वेदर दे फेयरली एंड एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं। और एक्सटर्नली जो ये बेसिकली ये होते ही ऑडिटिंग का काम ही करते हैं। ठीक है, ये बिजनेस के अंदर से नहीं है। गवर्नमेंट ऑडिटर कौन से होते हैं, गवर्नमेंट ऑडिटर मेंटेन करते हैं और एग्जामिन करते हैं क्या गवर्नमेंट एजेंसीज या प्राइवेट बिजनेसेस के रिकॉर्ड्स को, जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं वो रूल्स और रेगुलेशन और टैक्सेशन के अंदर ही की है। ठीक है, जो भी रेवेन्यू रिसीव किया है या स्पेंड किया है वो लॉज और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया है कि वहाँ पे कोई फ्रॉड, वहाँ पे कोई जाली काम नहीं किया गया है। ठीक है, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद फोरेंसिक ऑडिटर कौन से होते हैं, ये स्पेशलाइज इन क्राइम एंड आर यूज्ड बाय द लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो स्पेशली क्राइम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी क्वालिटी क्या है। ओनली ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। ठीक है, लिमिटेड कंपनी में जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किए जा सकते हैं। उसके बाद है ऑडिटर मस्ट हैव थ्रू नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। उसको अकाउंटेंसी के सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए उनके बारे में, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अकाउंटेंसी को उसमें यूज़ किया हो। ही शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ है ही मस्ट हैव थ्रू नॉलेज ऑफ ऑडिट केस लॉ। ऑडिट केस लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए। वेरियस केसेस डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स इन द आउटसाइड इंडिया। या इंडिया के अंदर कौन कौन से केसेस हैं और उनमें क्या क्या डिसीजन लिया गया है, या इंडिया के बाहर भी क्या क्या केसेस हुए हैं और उनमें क्या क्या कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया गया है, लॉज के द्वारा, उनको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो उस बिजनेस की टेक्निकल डिटेल के बारे में भी उसको पता होना चाहिए जहाँ पे वो अकाउंटिंग का काम करने वाला है, ऑडिटिंग का काम करने वाला है। एंड ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट। अब सबसे मेन क्या है कि ऑडिटर का ऑनेस्ट होना चाहिए, तभी वो ट्रू एंड फेयर उसका बता सकता है। ठीक है, अगर वो बिजनेस करेगा वहाँ पे पक्षपात करेगा तब सही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑडिटर का ऑनेस्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। ही मस्ट एक्ट इम्पेरिशली एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो उसको अपनी राइट, उसकी ड्यूटीज़ को पता होना चाहिए, वो किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ही शुड बी हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब वो हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, सिस्टमेटिक एंड मैथोलॉजिकल। उसके बाद ही मस्ट हैव कैपेसिटी टू हेयर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अदर्स। उसको दूसरों की आर्ग्यूमेंट्स को सुनने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ही शुड हैव एडिक्वेट स्किल्स एंड करेज टू राइट ऑडिट रिपोर्ट। उसके पास जो भी ऑडिट रिपोर्ट को लिखने की एक स्किल होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए, ताकि उसको करेक्टली, क्लियरली और कंसाइजली ऑडिट रिपोर्ट को लिख सके। ही शुड नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट्स ऑफ हिज क्लाइंट। अब अपने क्लाइंट के सीक्रेट को वो दूसरों को नहीं बताना चाहिए। ठीक,
उसके बाद है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिट। अब ऑडिटर की क्या डिसक्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होने से वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी, क्या अब कौन कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं होंगे। फर्स्ट है एन ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। अब अपनी ही कंपनी का अगर एम्प्लॉय होगा तो वो ऑडिट अपनी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है, अपनी ही कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए वो। अ पर्सन हु इज़ अ पार्टनर और हु इज़ इन एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो उसका ना पार्टनर होना चाहिए, ना ऑफिसर होना चाहिए, ना ही कोई एम्प्लॉय होना चाहिए कंपनी का जिस कंपनी का ऑडिटिंग की जा रही है या की जानी है। अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज़ अ बिजनेस रिलेशनशिप। अब जिस बिजनेस का ऑडिटिंग की जा रही है ना, वहाँ पे किसी के साथ उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। उसकी कंपनी के साथ, उसकी सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी के साथ भी कोई भी उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अ पर्सन हु रिलेटिव इज डायरेक्टर इज नॉट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब तो ना डायरेक्टर का वो कोई रिश्तेदार होना चाहिए, ना ही वो वहाँ का कोई एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरह से उस कंपनी के साथ वो क्या है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अ पर्सन हु इज़ इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट पर्सन इज पार्ट, ठीक है। अब वो ना तो फुल टाइम होना चाहिए, ना ही वो पार्टनर होना चाहिए, ना उसका होल्डिंग अपॉइंटमेंट, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ऑडिटर इज़ मोर देन 20 कंपनी। अब एक ऑडिटर जो वो 20 कंपनी से ऊपर का ऑडिटिंग नहीं कर सकता है, उसको 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनी के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अगर वो करेगा तो फिर क्या है, उसको पीछे वाली कंपनी को छोड़ना पड़ेगा, तभी उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है। अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट एंड offensive involvement fraud and period of 10 years has elapsed from the date of such conviction, ठीक है। अब वो पर्सन क्या है, कोर्ट के द्वारा वो किसी फ्रॉड या किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या फिर वो 10 साल से क्या है ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कोर्ट के द्वारा उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। अब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कैसे अपॉइंटमेंट की जाती है, ठीक है। द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ सोल ट्रेडर इज डन बाय ओनर ऑफ द बिजनेस। जो ओनर है बिजनेस का, वही अपने अकॉर्डिंग उसको क्या है, उसको ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, उसकी मर्जी होगी तो उस हिसाब से करेगा। हिज वर्क एंड हिज स्कोर विल डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट विद द क्लाइंट। सिंस अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट अंडर एनी स्टेट्यूट, देयर इज राइट एंड द ड्यूटीज विल डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट। अब उसके एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ऑडिटर की नियुक्ति करना चाहेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ विद इन केस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कैसे होगा, जो भी पार्टनर्स है सभी पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा, ठीक है। तो कंपनीज में कैसे करेंगे, कंपनीज में सेक्शन 139 है, 139 कंपनीज एक्ट 2013 है, वो इसके बारे में बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय मेंबर, ठीक है। अब मेंबर के द्वारा कैसे ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है, ये बताता है 139 सेक्शन सबसेक्शन 1। A company shall appoint an individual or firm as an auditor at the first annual general meeting each subsequent 6th annual general meeting, ठीक है। अब क्या है कि कंपनी इंडिविजुअल या फर्म को एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, या फिर हर 6 मंथ में जो उसकी जनरल मीटिंग होगी वहाँ पे। उसके बाद है सच ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एनुअल जनरल मीटिंग। तो जो भी ऑडिटर पिछली जनरल मीटिंग में ही हमने क्या किया है, अपॉइंट किया है, वो नेक्स्ट तक जब उस ऑफिस को होल्ड कर सकता है कि जब नेक्स्ट एनुअल मीटिंग का कंक्लूजन नहीं आ जाता। सच अपॉइंटमेंट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द मेंबर्स एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग फॉर रेक्टिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद है पीरियड फॉर विच द अपॉइंटमेंट इज मेड, ठीक है। किस पीरियड के लिए अपॉइंटमेंट मेड की जा रही है, वो आता है हमारा सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। एंड इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड फॉर द टर्म नो मोर देन 5 years। अब 5 साल से ऊपर किसी भी पर्सन को क्या है, इंडिविजुअल को अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज अ ऑडिटर। एंड ऑडिट फर्म कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ कंसिक्यूटिव टर्म नॉट मोर देन 2 terms of 5 years, ठीक है। 5 सालों में 2 term से ज़्यादा वो क्या है नहीं, नॉट मोर दैन उसको अपॉइंट नहीं किया जाता। एन इंडिविजुअल और अ फर्म विच हैज़ कंप्लीटेड इट्स टर्म शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर इन सेम कंपनी फॉर 5 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ टर्म, ठीक है। उस 5 साल के पूरा हो जाने के बाद उसी ऑडिटर को, सेम ऑडिटर को दोबारा से री अपॉइंट नहीं किया जा सकता उसी सेम कंपनी में 5 साल के पूरा हो जाने के बाद भी, ठीक है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 139 सब सेक्शन 5। अब जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो ऑडिटर को मतलब वो ऑडिटर को अपॉइंट करता है एंड ऑडिटर ड्यूली क्वालिफाइड विद इन 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर हु शैल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ एनुअल जनरल में, ठीक है। तो वह जो हमारा जो
फाइनेंशियल ईयर की कमेंसमेंट से 180 डेज़ के अंदर अंदर ही वो उस ऑडिटर को अपॉइंट कर देता है, जो कि ऑफिस को कब तक होल्ड करेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग तक, ठीक है। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 139 सबसेक्शन 6। अब सबसेक्शन 6 में क्या है कि द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर दैन गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर क्या है, उसको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, अदर दैन गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के। उसके बाद इफ़ द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर इट शैल बी इन्फॉर्म टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अगर बोर्ड उसमें फेल हो जाता है तो मेंबर्स को उसके बारे में बताना पड़ेगा, जो कि 90 डेज एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में उसको क्या है, उसको अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद है 5th पॉइंट, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी 139 सबसेक्शन 7। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर, ठीक है, कैग के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाए विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के रजिस्ट्रेशन के कितने 60 डेज के अंदर अंदर। इन केस ऑफ इट्स फेलियर अपॉइंट फर्स्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर 60 डेज में उसको अपॉइंट करने में फेल हो जाते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, नेक्स्ट 30 डेज में उसको अपॉइंट कर लेंगे। द कंपनी शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स इफ द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट। अगर बोर्ड भी उसको फेल हो जाता है ऑर्डर को अपॉइंट करने में तो उसके बारे में किसको बताया जाएगा, मेंबर्स को, और वो अपॉइंट करेंगे ऑर्डर को विद इन 60 डेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुला के फिर वो 60 डेज के अंदर अंदर उसे क्या करेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। Then casual vacancy of an auditor 139 subsection 8। The casual vacancy of auditor except in case of government company को छोड़ के casual जो vacancy होगी ऑडिटर की वो shall be filled by the board of directors within 30 days। अब ऐसी कोई वैकेंसी होती है अगर, ठीक है, ऑडिटर की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे कब तक, 30 डेज के अंदर अंदर। बट इट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर इट शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी ऑफ जनरल मीटिंग कन्विक्टेड विद इन 3 मंथ्स ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। अब बोर्ड के रिकमेंडेशन के 3 मंथ्स के अंदर अंदर जनरल मीटिंग में उसके अप्रूवल मिलना बहुत ज़रूरी है। सच ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अब वो ऑडिटर क्या है, नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक उस ऑफिस को होल्ड करके रख सकता है। कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो क्या है, कैग जो है दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विद इन 30 डेज इफ ही फेल्स टिल फिल द वैकेंसी। अगर ऑडिटर जनरल जो है वो 30 दिनों में उस वैकेंसी को फिल करने में फेल हो जाता है तो बोर्ड क्या है, उसको नेक्स्ट 30 डेज में उस वैकेंसी को फिल कर लेता है। रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। अब जो ऑडिटर रिटायर हो चुका है उसकी रीअपॉइंटमेंट कैसे होगी वो बताते हैं हम 139 सबसेक्शन 9 में। सच एन ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड एन एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग में उसको रीअपॉइंट किया जाएगा कब, जब वो ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। अगर उसको रीअपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो या फिर ही हैज़ नॉट गिवन नोटिस टू कंपनी ऑफ हिज अनविलिंगनेस। अगर उसने नोटिस नहीं दिया है कि वो नहीं रीअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, उसकी अनविलिंगनेस का उसने नोटिस नहीं दिया है, तब भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ नॉट बीन पास्ड एट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंटिंग सम अदर पर्सन। अगर किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करने के लिए अगर कोई क्या नहीं किया गया है, कोई रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया है, तभी उसको क्या है, उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है। या फिर ऑल ऑफ अबव इज सब्जेक्ट टू बी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। रेम्यूनरेशन। अब ऑडिटर को रेम्यूनरेशन के बारे में, तो उसके बारे में कौन से सेक्शन में बताया गया, सेक्शन 142। द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी फिक्स्ड इन इट्स जनरल मीटिंग। अब उसकी जो रेम्यूनरेशन है उसको जनरल मीटिंग में फिक्स किया जाएगा। The remuneration under subsection 1 shall be addition to fee payable to the auditor include the expenses। अब उसको expenses भी include किए जाएंगे पेमेंट के साथ। If any incurred by the auditor in connection with the audit facility extended to him but does not include any remuneration paid to him by the other services rendered by him at the request of the company। अगर वो अदर कोई रिक्वेस्ट के ऊपर, कंपनी की रिक्वेस्ट को कोई अदर सर्विसेज प्रोवाइड करा तो उसके लिए उसको ना कोई भी क्या है, उसको कोई भी रेम्यूनरेशन पे नहीं किया जाएगा। रिमूवल या रेजिग्नेशन कैसे होगा ऑडिटर का, द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 में बी रिमूव फ्रॉम द हिज ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। ठीक है, उसके टर्म कितना 5 ईयर, 5 ईयर से पहले भी क्या है उसको रिमूव किया जा सकता है ओनली बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। अब अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन कोई पास कर देती है तब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल पर, तो उस ऑडिटर को क्या है, रिमूव किया जा सकता है। द ऑडिटर हु रिजाइन फ्रॉम द कंपनी शैल फाइल विद इन द पीरियड ऑफ 30 फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। अब ऑडिटर क्या है, वो खुद भी रिजाइन कर सकता है। अब क्या है, वो 30 डेज के अंदर डेट ऑफ रेजिग्नेशन के 30 डेज के अंदर उसको अपना रेजिग्नेशन फाइल करना पड़ेगा। अ स्टेटमेंट इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म विद द कंपनी रजिस्टर, कंपनी के रजिस्टर में उसको वो फाइल करना पड़ेगा। द ऑडिटर शैल ऑल्सो फाइल सच स्टेटमेंट विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिकेटिंग द रीजन। अब उसको रीजन भी बताने पड़ेगा कैग को कि वो क्यों
डिज़ाइन दे रहा है, क्यों रेजिग्नेशन अपना दे रहा है, एंड अदर फैक्ट्स एज मे बी रेलिवेंट विद रिगार्ड टू हिज रेजिग्नेशन, और अदर फैक्ट भी उसको जो उसके रेजिग्नेशन से रिलेटेड है वो भी उसको बताने पड़ेंगे। अब उसका राइट क्या है ऑडिटर का, ऑडिटर के क्या क्या राइट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। अब हर ऑडिटर क्या है, कंपनी की जो भी उसके वाउचर्स हैं उसके अकाउंट से बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या है एक्सेस कर सकता है, उसको देख सकता है। राइट सेकंड है राइट टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अब क्या है कि ऑडिटर को किस चीज़ को ऑब्टेन करने का राइट है, उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उसके ऑडिटिंग के काम के लिए वो उसे ज़रूर वहाँ से लेगा। राइट टू रिसीव नोटिस, ऑल नोटिस ऑफ द कंपनी एंड अदर कम्युनिकेशंस रिलेटेड टू एनी जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी शैल बी फॉरवर्डेड टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कोई भी जनरल मीटिंग की अगर कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड कोई भी नोटिस है तो वो कहाँ पे भेजा जाएगा, ऑडिटर को भेजा जाएगा। ही इज़ ऑल्सो ऑथोराइज टू अटेंड द मीटिंग्स एंड मेक एनी स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन विद रिगार्ड टू अकाउंट्स ऑडिटेड बाय हिम। हाँ, तो ये देखिए बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ही इज़ ऑल्सो ऑथोराइज्ड, वो क्या है, वो ऑथोराइज है उसकी मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए और कोई स्टेटमेंट बनाने के लिए या फिर कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए जो कि उसने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट किया है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, क्या है वो कौन सी मीटिंग है, जनरल मीटिंग में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि क्या ऑडिटर जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यस, जनरल मीटिंग में उसको पार्टिसिपेट करने का पूरा हक है। उसके बाद है राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। अब क्या है, जो ऑडिटर अपनी कंपनी की रिपोर्ट देता है या पार्टनर्स को कोई भी रिपोर्ट देता है तो उसके ऊपर उसके डॉक्यूमेंट में उसके साइन होना ज़रूरी है, और वो उसके ऊपर उसका राइट है कि वो उस रिपोर्ट के ऊपर साइन करे एंड ऑथेंटिकेट करे ऑडिटर के द्वारा, तभी पता लगेगा। उसके बाद है राइट टू सीक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस। अब क्या है, वो ऑडिटर जो है वो कंपनी का वो लीगल या फिर टेक्निकल एडवाइस दे सकता है जो कि उसकी नीडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, जो उसकी ड्यूटी भी है। राइट टू रेमुनरेशन, अब उसको रेमुनरेशन लेने का भी क्या है, राइट है। इन कंप्लीशन ऑफ हिज वर्क एंड ऑडिटर एंटाइटल्ड टू रेमुनरेशन, जब उसका कंप्लीशन हो जाता है वर्क का तब वो रेमुनरेशन भी ले सकता है। उसके बाद राइट टू इंडेमनीफाइड फॉर मैनी पर्पज एंड ऑडिटर इज कंसिडर टू बी एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। इंडेमनीफाइड मतलब जो कि क्या है, पेमेंट को रिसीव कर सकता है, थर्ड पार्टी के रूप में काम भी कर सकता है। ठीक है, उसको कई बार कंपनी के ऑफिसर की तरह भी कंसिडर किया जाता है। एन ऑफिसर हैज़ राइट टू इंडेमनीफाइड आउट द एसेट्स एंड कंपनी अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी। वो इंडेमनीफाइड का रोल भी प्ले कर सकता है किसी एसेट या लाइबिलिटी के अगेंस्ट। ड्यूटी क्या है ऑडिटर की, ऑडिटर की ड्यूटी को कहाँ पे बताया गया है, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्या है, द ऑडिटर हैज़ अ ड्यूटी टू enquire whether loans and advances made by company have been properly secured, whether the term and the condition there are prejudicial to the interest of the company or its members। ठीक है, ऑडिटर की क्या ड्यूटी है कि लोन्स जो भी एडवांसेस कंपनी में लिए हैं तो उसकी प्रॉपरली सिक्योर्ड है वो। ठीक है, उसके बारे में भी उसको नॉलेज होना चाहिए और उसके मेंबर्स के बारे में। ड्यूटी टू इंक्वायर वेदर एसेट्स ऑफ द कंपनी बीइंग शेयर और डिवेंचर्स, जो भी कंपनी के एसेट्स या उसकी डिवेंचर शेयर किए गए हैं या कोई भी अदर सिक्योरिटीज़ हैं, हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस लेस एट दैट दीज परचेज। ठीक है, तो अगर कोई सोल्ड किए हैं प्राइस कम प्राइस पे भी तो उसके बारे में भी उसको नॉलेज होना चाहिए। वेदर एनी शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, अगर कोई शेयर कैश के लिए अलॉट किए गए हैं, वेदर कैश एक्चुअली रिसीव्ड, जब कैश को एक्चुअली रिसीव किया गया, या वेदर द पोजीशन ऑफ द अकाउंट बुक्स एंड बैलेंस शीट इज करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। ठीक, अब क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, 143 सबसेक्शन 3। ठीक है, तो अब इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। फर्स्ट है, ही हैज़ द ड्यूटी टू सॉर्ट एंड ऑब्टेन ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच आर नेसेसरी फॉर हिज ऑडिट। अपनी ऑडिट के लिए उसको जो कोई भी इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो वो उस इन्फॉर्मेशन को ले सकता है। ठीक है, दूसरा है, ही हैज़ अ ड्यूटी टू इंश्योर दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी। ठीक है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं लॉ के द्वारा जो भी रिक्वायर्ड हैं तो ड्यूटी है कि वो उन्हें भी कंपनी के लिए उन्हें कैप्ट करें, उन्हें अपने पास ले। ही हैज़ अ ड्यूटी टू सी वेदर द कंपनी हैज़ एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, तो उसको ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी का फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम जो क्या है एडिक्वेट है या नहीं। इन प्लेस ऑफ देयर ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में भी उसकी ड्यूटी है कि वो उसके बारे में पता लगाए। फोर्थ है, ही हैज़ अ ड्यूटी टू इंश्योर वेदर द कंपनीज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डील्ड विद इन आर रिपोर्ट और एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न्स।
क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है दैट इज इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल ना कि इंटरनल ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल is a broad term with a wide coverage. It covers the control of whole management system. ठीक है, whole management system को ये कंट्रोल करता है, उसको कवर करता है. Internal control involves a number of checks and control exercise in the business and ensure the efficient and economic working. ठीक, according to Accounting Institute of Certified Accountants, internal control comprises of the plan of organization and all the coordinate methods and measures adopted within the business. ठीक है, तो ये क्या बताता है? इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्लान्स, किस तरह से उसके मेथड मेजरमेंट को अडॉप्ट किया गया है बिजनेस में टू सेफ गार्ड इट्स इसके एसेट को सेव करने के लिए, चेक द एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, एंड रिलायबिलिटी ऑफ इट्स अकाउंटिंग डाटा टू प्रमोट ऑपरेशन एफिशिएंसी. तो ठीक है, तो भी अकाउंटिंग डाटा को प्रमोट करने के लिए, उसकी ऑपरेशन एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए इसकी लायबिलिटी को बताना. ठीक है, तो ये सब क्या है? इंटरनल कंट्रोल में उस चीज़ को डिफाइन किया जाता है. प्लान ऑर्गेनाइजेशन एंड ओवर द मेथड ऑफ प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट. जो भी मेथड मैनेजमेंट के द्वारा लिए गए हैं उन सबको किस में लिया जाता है? इंटरनल कंट्रोल में. इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स नॉट ओनली इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट बट द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल. ठीक है, ये सिर्फ इंटरनल चेक या इंटरनल ऑडिट को ही शामिल नहीं करता है, जो कि होल सिस्टम कंट्रोल का होल सिस्टम को ये देखता है. उसके बाद है इंटरनल चेक. ठीक है, इंटरनल चेक क्या चीज़ है? हाँ जी, तो इंटरनल चेक क्या है? ये हमारा इंटरनल कंट्रोल का ही एक वैल्यूएबल पार्ट है. तो इसमें क्या है कि जो भी एक मेंबर कोई वर्क को परफॉर्म करता है तो ऑटोमेटिकली क्या है? इंडिपेंडेंटली किसने चेक करना है? स्टाफ के मेंबर ने उसको चेक करना है. यानी कि इंटरनल चेक क्या है कि इसमें कोई अगर एक मेंबर कोई काम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा मेंबर उस काम को चेक करेगा. दैट इज इंटरनल चेक. ठीक है, उसके बाद देखिए वाउचिंग. वाउचिंग क्या चीज़ है? वाउचिंग क्या है? कंसर्न विथ एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ठीक है, क्या एग्जामिन करना है? जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो प्रूफ है, टू असर्टेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. अब बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एंट्रीज की गई हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को कौन बताएगा? वाउचिंग. जो भी वाउचर्स हैं जो उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करें. फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन की है, हमने कोई सेल की है, तो उसके बारे में क्या है? हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि हाँ जी हमारे पास 10 लाख की सेल हुई है. तो उसके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? हमारे वाउचर्स जो हैं जो सपोर्ट करते हैं कि हमने सच में कोई ट्रांजैक्शन की हुई है. ठीक है, तो वाउचिंग इज अ टेक्निक यूज बाय एन ऑडिटर टू जज द ट्रूथ ऑफ एंट्रीज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ठीक है, तो एंट्रीज जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर हो रही हैं उनकी ट्रूथ जजमेंट को कौन बताता है? दैट इज वाउचिंग. क्लियर. उसके बाद है वाउचिंग मीन टेस्टिंग द ट्रूथ एंड आइटम अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. दैट इज जे.आर. बोटलीवर के द्वारा इसे बताया गया है. क्लियर. उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग. वाउचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है? तो फर्स्ट वन है ऑल ट्रांजैक्शन विच आर कनेक्टेड विद द बिजनेस हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जो भी बिजनेस में हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की गई हैं बातें, उन्हें क्या है? उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर्ली उन्हें रिकॉर्ड किया गया है. सेकंड है टू वेरीफाई दैट ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अब वो किसके द्वारा सपोर्टेड हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. उनके पास उस ट्रांजैक्शन का कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है कि वो सच में ट्रांजैक्शन हमने की है. थर्ड वन है द वाउचर्स विच सपोर्ट द एंट्रीज आर लीगली वैलिड. जो भी एंट्रीज की गई हैं वो लीगली वैलिड है, वहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं किया गया है, ऑथेंटिक है, एड्रेस्ड टू द बिजनेस एंड प्रॉपर्ली डेटेड. ठीक है, प्रॉपर्ली डेटेड भी होना चाहिए. टू वेरीफाई दैट नो फ्रॉड और नो एरर हैज़ बीन कमिटेड बाय रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. कोई भी फ्रॉड या एरर नहीं किया गया है जब बुक्स ऑफ अकाउंट में उन्हें रिकॉर्ड किया गया है. ठीक है, वाउचर्स क्या है? तो वाउचर्स हैव बीन प्रोसेस्ड केयरफुली थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम. जो वाउचर्स हैं वो इंटरनल चेक सिस्टम के द्वारा ही वेरियस स्टेजेस को पार करके ही वो वाउचर्स जो प्रोसेस किए गए हैं. वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन वेदर डिस्टिंक्शन हैज़ बीन मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स. अब कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू आइटम्स के बीच में क्या है? उनमें डिस्टिंक्शन किया गया है, उनमें थोड़ा डिफरेंस रखा गया है, ये भी मेक श्योर करना है. वेदर एक्यूरेसी हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बाय टोटलिंग. ठीक है, या फिर कैरी फॉरवर्ड या रिकॉर्डिंग एन अमाउंट इन द अकाउंट में जो भी अमाउंट हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है या उसकी टोटल करनी है, उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी से काम किया गया है. क्लियर. उसके बाद आ जाता है हमारा इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? इसमें किस चीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है? इंक्वायरी इनटू फैक्ट्स बिहाइंड द बुक्स एंड अकाउंट्स इन द टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस. अब ये इन्वॉल्व करता है कि हमारे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट के पीछे जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंक्वायरी है, टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक पोजीशन है वो बिजनेस के, उसके बारे में इंक्वायरी करता है. इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स विद इन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव.
ठीक है। द टर्म इन्वेस्टिगेशन इम्प्लाइज एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस फॉर सम स्पेशल पर्पस, किसी स्पेशल पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन की गई है, एग्जामिनेशन की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट की, तो उसे क्या कहा जाता है? इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है? दैट मीन्स द प्रोसीजर नॉर्मली कैरिड आउट at the year end to confirm the ownership, valuation and existence of items at the balance sheet date. In simple words क्या है? verification mean providing the truth or confirmation, ठीक है। the verification of assets implying an inquiry into the value, ownership and title, existence and possession and presence of any charge on the asset। ये वेरीफाई करता है, मीन्स कि क्या है, जो भी एसेट्स हैं वो उनकी वैल्यू, उनके ओनरशिप, उनकी टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजेशन जो भी है वो उसका चार्ज क्या है वो उसी के पास है, उसी कंपनी के पास है, दैट इज़ उन्हीं के पास है, वो वेरीफाई करता है। उसके बाद वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब है टू सेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूटिलिटी। अब एसेट की वैल्यू को सेट करना है, उसको बताना है उसकी यूटिलिटी के बेसिस पर, दैट इज़ क्या है? हमारी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब समझ रहे हैं कि वैल्यू, उसकी कोई भी एसेट की वैल्यू बतानी है, उसकी करेक्ट वैल्यू बतानी है, करेक्टली एस्टिमेट बताना है एसेट्स और लाइबिलिटी का। बोथ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी वुड एग्जिबिट रॉन्ग पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल। अब क्या है, हमने वैल्यूएशन ना तो ओवर वैल्यूएशन करनी है ना ही अंडर वैल्यूएशन करनी है। उससे क्या है कि हमारी जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उनकी रॉन्ग पिक्चर वहाँ पे शो होती है। तो जो भी हमने बैलेंस शीट में बताना है बिल्कुल प्रॉपर वैल्यू बतानी है, ना ज़्यादा ना कम, नॉट ओवर नॉट अंडर वैल्यूड। मेथड क्या है वैल्यूएशन के? फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस जो भी एसेट को एक्विजिशन करने के लिए, उसको खरीदने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए जो भी प्राइस खर्च किया है, जो पैसा खर्च किया है, वो हमारा किस चीज़ में आ जाता है? दैट इज़ नोन एज कॉस्ट प्राइस, उसे हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं। उसके बाद मार्केट वैल्यू, जो कि एन एसेट कैन फैक्च इन द मार्केट व्हेन सोल्ड, ठीक है, जिस प्राइस पे मार्केट में उस एसेट को सोल्ड कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज मार्केट वैल्यू। थर्ड वन है रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है कि एसेट को जब रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेस करके क्या प्राइस मिलेगा, जो भी कमीशन फ्रेट वगैरह को देने के बाद क्या मिलेगा, वो उसकी क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज़ रिप्लेसमेंट वैल्यू। फोर्थ वन है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो भी एसेट की वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रही है, दैट इज़ बुक वैल्यू। उसके बाद गोइंग कंसर्न वैल्यू ऑफ कन्वेंशनल वैल्यू और टोकन वैल्यू और हिस्टोरिकल वैल्यू। हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब इट इज़ इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट लेस रीजनेबल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को रिटर्न ऑफ करके जो वैल्यू आएगी। नो नोटिस इज टेकन ऑफ एनी फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ एसेट्स, रीजन फॉर इट दैट दीज एसेट्स आर एक्वायर्ड फॉर यूज़ इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर सेल। तो इसमें यही बताया जाता है कि जो एसेट्स हैं वो बिजनेस में एक्वायर की गई हैं, सेल के लिए नहीं बल्कि बिजनेस में यूज़ करने के लिए। सिक्स्थ है रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू मतलब which will be realized in the market and received from the sale of asset, it is known as realized। जब एसेट को हम मार्केट में सेल करेंगे तो उस टाइम पे क्या वैल्यू मिलेगी, दैट इज रेजिडुअल वैल्यू। उसके स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट इफ इट इज़ सोल्ड एज स्क्रैप। अब जब हम उसको एज अ स्क्रैप, एज अ वेस्ट मटेरियल उसको बेचेंगे तब क्या वैल्यू मिलेगी, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। अब ऑडिटर की रिपोर्ट। ऑडिटर की रिपोर्ट क्या है? ऑडिटर्स रिपोर्ट इज अ the format of result of all the efforts that goes into the audit। ऑडिटर रिपोर्ट क्या है? जो भी एफर्ट्स लगाए गए हैं ऑडिट करने के लिए उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, दैट इज ऑडिटर रिपोर्ट। उस ऑडिटर रिपोर्ट को कहाँ पे भेजा जाएगा? जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उनके लिए जो भी उसकी फाइंडिंग्स आ रही है उनको कम्युनिकेट कर देना है, ठीक है, ताकि वो अपने डिसीजन ले सके अपनी रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। अब द कंक्लूजन ड्रॉन आर कम्युनिकेटेड टू द इंटरेस्टेड पार्टीज थ्रू द ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कंटेंट क्या है? तो अंडर सेक्शन 227 subsection 2 every auditor is required to make report to his shareholder on the accountants examined by him and every balance sheet and profit and loss account, every document declared by law to be part of or annexed to the balance sheet and profit and loss within the place before the shareholder, ठीक है। मतलब हर ऑडिटर का क्या है, उसको अपने अकाउंट्स को उसकी रिपोर्ट जो है वो देनी पड़ती है। उसके बाद है क्या है कि सबसेक्शन 227, ठीक है, बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। अभी ये बताता है कि जो भी हमने रिपोर्ट प्रिपेयर की है तो उसके नॉलेज में है और उसमें जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेने थे उस ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए वो सभी उसने लिए हैं, और जो भी ओपिनियन है उसका प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करके ही वो रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है। जो भी उसमें जो भी उस
ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए प्रूफ हैं, उनको देख के ही रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है। द रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑन एनी ब्रांच ऑफिस ऑडिट अंडर सेक्शन 228 पर्सन अदर दैन कंपनीज ऑडिट, ठीक है। तो अगर कोई ब्रांच है तो उसके बारे में भी क्या है यहाँ पे बताया गया है। कंपनी की बैलेंस शीट ये जो है रिपोर्ट वो भी उसके बारे में अग्री करती है, तो वो भी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मीन्स जो भी रिपोर्ट है तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द ऑडिटर्स टू इंश्योर दैट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इम्प्लीमेंटेड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर्ड बाय द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो जो भी ऑडिट रिपोर्ट दी गई है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसकी प्रेजेंटेशन के लिए वहाँ पे यूज़ किए गए हैं, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की गई है। अब यहाँ पे आ जाता है व्हेन ऑडिटर इज सेटिस्फाई, जब ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाता है फेयरनेस ऑफ द बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो क्या है वो क्लीन रिपोर्ट दे देता है। जब उनकी फेयरनेस से वो क्या सेटिस्फाई हो जाता है तो वो क्लीन रिपोर्ट दे देता है। व्हेन ऑडिटर मेक्स वेरियस स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन विदाउट रिवर्शन ही सेड हैव गिवन द अनक्वालिफाइड रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। जब ऑडिटर क्या हैज़ गिवन द क्लीन रिपोर्ट, इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ एब्सोल्युटली एक्यूरेट। क्लीन रिपोर्ट देने का मतलब ये नहीं कि वो रिपोर्ट एक्यूरेटली बिल्कुल एब्सोल्युटली एक्यूरेट है। अदर ऑडिटर इज़ नॉट गारंटर ऑफ अ इशूअर, ठीक है। वो गारंटी नहीं दे रहा है कि रिपोर्ट बिल्कुल सही है, जस्ट वो क्या है वो बता रहा है कि रिपोर्ट क्लीन है, सही है, उसमें पूरी फेयरनेस है। उसके बाद क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या है, इन सिचुएशन व्हेन कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैव नॉट बीन मेंटेन इन द अकॉर्डिंग्स ऑफ गैप। ये पहले बताया कि जब गैप के अकॉर्डिंग आपने अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं किया है, मिस अप्रोप्रिएशन की गई है, तो ऑडिटर क्या कौन सी रिपोर्ट इशू करेगा, कौन सा ओपिनियन इशू करेगा, दैट इज़ क्वालिफाइड ओपिनियन। और जब क्या है जब सभी जो गैप को पूरे उनके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम किया गया है तो उसे हम अनक्वालिफाइड या क्लीन ओपिनियन भी कहा जाता है। तो उस रिपोर्ट को ऑडिटर जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो भी गैप है दैट इज़ जनरल एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उनको फॉलो करके ही सारी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर किया गया है, सारे अकाउंट्स को बनाया गया है। एडवर्स रिपोर्ट क्या है, द वर्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये सबसे वर्स्ट टाइप है। जब किसी को वर्स्ट टाइप की रिपोर्ट मिलती है यानी कि दैट इज़ एडवर्स ओपिनियन दिया जाता है। दिस इंडिकेट्स दैट द फर्म्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड डू नॉट कन्फर्म गैप, ना तो उन्होंने गैप को रिकॉर्ड करते टाइम उनको फॉलो किया है। इन एडिशन फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस हैव बीन ग्रोसली मिस रिप्रेजेंटेड, उसको मिस रिप्रेजेंट भी किया है, उनमें कुछ एरर भी हैं, ठीक है, उसमें फ्रॉड भी किए गए हैं। तो ये कंपनी कब कंपनी को इस टाइप की रिपोर्ट कब दी जाती है, जबकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया गया हो। तो ठीक है, डिस्क्लेमर रिपोर्ट क्या है, जब अपनी एक्यूरेट ऑडिट रिपोर्ट को कंप्लीट करने में जब ऑडिटर अनेबल हो जाता है तब इस टाइप की रिपोर्ट को वो ओपिनियन को दे देता है। दिस में ऑकर फॉर द वेराइटी ऑफ रीजन सच एज एन एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिकॉर्ड। जब उसको अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं दिए जाते हैं ऑडिट करने के लिए, तब वो इस टाइप की रिकॉर्ड या ओपिनियन दे देता है, डिस्क्लेमर ओपिनियन, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।